उत्तराखंड प्रदेश के दूरस्थ जनपद पिथौरागढ़ का अंतिम इलाका कह सकते हैं सीधे तौर पर धारचूला विधानसभा सीट है, जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है तो ओम पर्वत छोटा कैलाश की यात्रा भी यहीं से संचालित होती है। ऐसे में वहां के स्थानीय कांग्रेसी विधायक हरीश धामी जी देहरादून पहुंचे हैं, कई घंटों का सफर करके पहुंचे हैं। उनसे सीधी बात करते हैं। हरीश धामी जी, धारचूला की अगर बात की जाए, ओम पर्वत छोटा कैलाश और सबसे बड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा वहीं से संचालित होती है, क्या प्रमुख सड़कों को लेकर समस्याएं नजर आती हैं? जी, सबसे बड़ा वहाँ जो समस्या है वहाँ के लोगों की, यातायात तो है ही सड़कों का, उससे बड़ी समस्या है जो आपदा का। बरसात में जो है सड़कों का जो है बारिश के कारण और हेमंत में बर्फ़बारी से केवल अगर आप कह सकें तो 4 महीने वहाँ के लोगों को एक जो है जीवन जो है आरामदायक कह सकते हैं, लेकिन वो 4 महीने भी चाहे आपदा के कार्य हों या हेमंत से प्रभावित कार्य हों, उनको करने में उनका समय बीत जाता है। तो मेरा सीधे सीधे सरकार से ये कहना है कि केवल धारचूला ही नहीं, उत्तराखंड राज्य के जितने भी इस तरह के पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे चमोली है, उत्तरकाशी है या हमारा ये जौनसार बावर का जो एरिया है, इन एरियाओं को एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिलाया जाना चाहिए और जो वहाँ पर समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। मैं आज भी देख रहा हूँ कि पिछले आपदाओं के जो कार्य थे वो अभी भी जो है पूरे नहीं हुए हैं और फिर नई आपदा आनी शुरू हो गई है। और बल्कि बीच में आपने देखा होगा एक बहुत ही पीड़ादायक जो है दुखद घटना वहाँ पर घटित हुई, होकरा वाली रोड पे हमारे विधानसभा से लगे हुए विधानसभा कपकोट के बागेश्वर जनपद के जो है 12 लोगों को वहाँ पर अपनी प्राण गंवाने पड़े और वो भी उस जगह पे जा रहे थे जो आस्था का एक केंद्र है। हर तीसरे महीने में कम से कम पहाड़ों में 8 से 10 हज़ार लोग उस मंदिर पे माथा टेकने आते माँ भगवती के दरबार में। तो उस मामले को मैंने विधानसभा में पहले उठाया था, सरकार की तरफ से 95 लाख रुपए दिए, लेकिन विभाग की नाकामयाबी कहें या उनकी जो है नकारात्मक कहें कि निविदा होने के 3 महीने तक टेक्निकल बिट खोल के टेंडर नहीं खोला गया और बॉन्ड नहीं किया गया। जब मुझे अपनी मर्यादा से बाहर उतरकर उनसे वार्ता करनी पड़ी और उनको मैंने जब धमकाया तब जाके उनका जो है बॉन्ड किया गया। तो इस तरह के रवैये जो रखते हैं ऐसे अधिकारियों को भी दंडित होना चाहिए और सरकार को सचेत रहना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो 3-3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे जो है निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। उनको केवल एक जनमानस सोच कर नहीं बल्कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो है भूमिका उन लोगों की है। अगर वहाँ का बेटा देश की सीमाओं में सैनिक के रूप में सेवा दे रहा है तो वहाँ पर निवास करने वाले बुजुर्ग माता पिता या भाई बहन वो भी निःशुल्क सीमा के प्रहरी हैं। अगर वो वहाँ न हो तो आज आप देख रहे हैं डोकलाम है या जम्मू कश्मीर में है या आप नॉर्थ ईस्ट की ओर देखें, छत्तीसगढ़ की ओर देखें, कहीं आतंकवाद है तो कहीं नक्सलवाद है। लेकिन ये उत्तराखंड का वो क्षेत्र है जहाँ पे ना माओवाद कभी आगे बढ़ पाया, ना आतंकवाद आगे बढ़ पाया, ना चाइना आगे बढ़ पाई। तो इन स्वाभिमानी जनताओं की पीड़ा को सरकारों ने देखना चाहिए। तो हरीश भाई, क्या लगता है, आप सरकार को समझने की बात कर रहे हैं, लगता है कि अधिकारी जो हैं ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं करते, आप खुद अपनी बात कर रहे हैं कि उससे बाहर जाकर आपको उन्हें समझाना पड़ता है तब जाकर वहाँ पर काम शुरू होते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था, अपनी सरकार में भी अभी भी, चाहे धारचूला है या चमोली है या उत्तरकाशी है, इन जगहों पर पनिशमेंट पोस्टिंग न बना के बल्कि प्रोत्साहन जो है एक सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला जो है वो जो है कार्य क्षेत्र बनाया जाए। यहाँ पर दागी बागी नहीं बल्कि जो है जो अच्छे काम करते हैं उनको 2-2 साल के लिए वहाँ पर नियुक्ति किया जाए। 2 साल जब वो वहाँ पर कार्य करते हैं तो उसके कार्य कुशलता को देखते हुए, उसकी सेवा को देखते हुए उसको सबसे सुगम जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में नियुक्ति दिया जाए। जब आप उस पर काम करेंगे तब जाके वहाँ कार्य हो पाएंगे और वहाँ के लोगों की जो दुख दर्द है वो दूर हो पाएगा। कैलाश मानसरोवर की अगर बात की जाए तो सरकार ने यात्रा मार्ग घोषित किया है कि अब जो भी यात्रा होगी वो उत्तराखंड के कैलाश मानसरोवर रूट से होगी, तो क्या लगता है इससे कितना उम्मीद है आपको, आप क्षेत्रीय विधायक हैं? देखिए, 2012 में जब मैं विधायक बना तो तत्कालीन जो हमारी सरकार थी उन्होंने मुझे उत्तराखंड राज्य का वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर भी बनाया था और मैं कहना चाहता हूँ कि उसी समय ये लिपू लेक वाली जो सड़क है उसको उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मैंने पास किया था। एक यही सड़क नहीं, 31 सड़कें और 5 विद्युत परियोजनाएं हमने उसमें स्वीकृत किए थे। और
आज चाहे वर्तमान सरकार कहती हो, भारत सरकार में जो बैठे हैं, कि हमने जो है नाभिढांग तक सड़क बना दी, सड़क तब भी बन रहा था। लेकिन कभी सरकारों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का एक स्पष्ट गाइडलाइन है, निर्देश है कि इन हिमालय जो हमारे जो हिमालय उच्च हिमालय क्षेत्र है, इन पे हैवी ब्लास्टिंग ना हो, बल्कि टेक्निकली आजकल बड़े नए नए टेक्निक आ गए हैं, रॉक कटर हैं, इस तरह से जो है कटिंग किया जाना चाहिए। लेकिन आज वो क्षेत्र, वो हिमालय का जो पहाड़ है, पूरा दरक चुका है, क्योंकि वहाँ पे इतना हैवी ब्लास्ट किया जा रहा है, इतना हैवी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि बिना बरसात के भी सड़कें बंद हो जा रही हैं। कई बार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो सरकार को पर्यावरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब हम जोलिंगकोंग की ओर जाते हैं, कूटी से आगे, तो वहाँ पर जो दुर्लभ प्रजाति की भोजपत्र के पेड़ हैं, बीआरओ के द्वारा विकास के नाम पर इतना दोहन उसका किया गया है कि पूरे भोजपत्र के जो जंगल थे उनको जो है उखाड़ दिया गया। तो अगर हम 15 से 18,000 हाइट के बीच में जो दुर्लभ प्रजाति की जो पेड़ होते हैं, अगर उनको नष्ट कर देंगे विकास के नाम पे, और वहाँ पे उल्टे सुलटे तरीके से, मनमाने तरीके से हम वहाँ पे अगर खनन करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि नाभी जैसे जगह पे क्रशर मशीन की परमिशन दी गई है, तो क्या उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, जो एक उसका जो संतुलन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो अगर वो डिस्टर्ब होगा तो केवल धारचूला के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए जो है इन्वायरमेंट अगर गलत तरीके से अगर उसका डिसबैलेंस हुआ तो खतरा होगा। तो मेरा ये भी कहना है कि एनजीटी को और भारत सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस तरह की मनमानी क्यों की जा रही है। धामी जी, एक चीज़ और, वर्तमान जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके पिछली सरकार और वर्तमान सरकार को मिलाते हुए आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 सालों के बीच में आपकी भी कई तस्वीरें उनके साथ क्षेत्र के विकास को लेकर वायरल हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष ने कई तरह की बातें लगाई। आपको क्या कुछ कहना है इन चीज़ों को? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी विधानसभा का बात करूँगा, तो मेरी विधानसभा में या तो 2012 से 17 तक काम हुआ, या फिर जब जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके समय में काम हुआ। देखो, मैं अगर किसी का धन्यवाद करता हूँ या किसी का पुतले जलाता हूँ, किसी का विरोध करता हूँ, तो अगर किसी ने काम किया तो मैं उसका धन्यवाद करने में पीछे नहीं रहता हूँ। लेकिन एक मामले में मेरे उनसे शिकायत है कि आपने एक प्रदेश में 2 कानून बनाए, जबकि नहीं होना चाहिए। आपने आपदा के तहत, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जोशीमठ के लोगों को और मिलना चाहिए, लेकिन उसी तर्ज पर धारचूला के जो आपदा प्रभावित हैं उनको भी आपने जो है राहत बांटनी चाहिए। अगर केंद्रीय आपदा घोषित हुई है तो पूरा प्रदेश केंद्रीय आपदा में आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि धारचूला के लोगों को भी उसी तर्ज पर मुआवजा देना चाहिए, और जोशीमठ में जो लोगों का करोड़ों की जो संपत्तियाँ नुकसान हो गई हैं, उन लोगों को और मुआवजा दिया जाना चाहिए। और उसी के तर्ज पे धारचूला के भी जो लोग अभी पिछले साल के बरसात के लोग जो अभी भी नीचे स्टेडियम में रह रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर सकता कोई आदमी, 40-45 परिवार एक हॉल के अंदर अगर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक जीवन के ऊपर भी जो है एक कठोराघात है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार अगर कहीं पर दिक्कत आ रहा है तो उसको, सरकार को अपने विधानसभा के माध्यम से, अपने कैबिनेट के माध्यम से उसको जो है सरलीकरण करना चाहिए, और उस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजकर उसको संशोधित करके जनता को जो है राहत देने का काम करना चाहिए। ये मेरी ज़रूर शिकायत है कि आपदा के पुनर्वास जो लोग हैं उनका अभी तक नहीं हो पाया। कहा जाए कि आपदा छोड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम क्षेत्रों में सही काम कर रहे हैं। मैं तमाम क्षेत्र की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। केवल आपदा प्रभावितों को छोड़कर बाकी तटबंध के काम हो, सड़कों की स्वीकृति हो, या जो वहाँ पर समस्याएं हैं उन पर उन्होंने जब भी हमने बात रखी है उन्होंने उसका निराकरण किया है। तो ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। धामी जी, वर्तमान में यूसीसी को लेकर जल्द लागू होने की बात हो रही है। आपका क्षेत्र भी जनजातीय बहुल क्षेत्र है, क्या लगता है यूसीसी आने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, अभी मैंने उसका ड्राफ्ट नहीं देखा है, लेकिन मेरा इतना ज़रूर कहना है, केवल मेरे क्षेत्र को नहीं, जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना, जिस उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, या जिन बहनों ने या जिन बुजुर्गों ने लाठी डंडे खाए, जो सड़कों पर उतरे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी भावनाओं का जो है यह कानून बनना चाहिए। और विशेषकर पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके मानक में बदलाव आना चाहिए।
अगर हम मैदान और पहाड़ का मानक एक समान बनाएंगे तो उससे कभी पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। और उससे हम एक काम जरूर कर रहे हैं, अगर उस पर काम नहीं करते हैं तो जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं हम जो है ठेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य केवल मैदान के लिए नहीं मांगा गया था, पर्वतीय क्षेत्र की पीड़ा को देखते हुए उत्तर प्रदेश से इस राज्य को अलग करने की मांग की गई थी। और आप लोगों ने देखा होगा उस समय यही कहा गया था कि भाई पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनेगी, ताकि अधिकारी और नेता पहाड़ों में जाएं और वहाँ के लोगों की जो मेन पीड़ा है, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे रूबरू हों और वहाँ के लोगों की जो है जन समस्याओं का निराकरण करें। तो वो आज होता हुआ नहीं दिख रहा है। नेता देहरादून में बस गए हैं या हल्द्वानी बस गए हैं, या फिर अधिकारी देहरादून और हरिद्वार नैनीताल में ही सीमित हो गए हैं। आप देख रहे होंगे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, किसी भी विभाग में भी कोई भी पहाड़ों में नहीं जाना चाह रहा। तो भाई अगर आप उत्तराखंड राज्य में आए हैं, उत्तराखंड राज्य में आपने उसका कैडर लिया है, उत्तराखंड राज्य में अगर सेवा करने का आपने जब अपनी सर्विस के दौरान आपने कस्में खाई हैं, तो उस कस्मों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, यह शुरुआत उन नेताओं ने करनी चाहिए जिनकी धर्मपत्नियाँ मैदानी क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। उनको पहाड़ के जटिल से जटिल क्षेत्रों में उनको जो है नियुक्ति दिलाकर एक जो है नींव रखना चाहिए, कि कहना चाहिए कि भाई जब मेरी बीवी वहाँ जॉब कर सकती है तो आप भी करें। लगता है नेता इसी में सबसे पीछे रहते हैं कि अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं देहरादून हल्द्वानी का। बिल्कुल, मैं तो सीधे तौर पे एक चीज़ ये कहता हूँ, विधानसभा भी आप लोगों ने सुना होगा, अगर ये उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन माँ बहनों ने सड़कों में उतरे, जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा, उन्होंने इसलिए उत्तराखंड राज्य की मांग नहीं की थी। उत्तराखंड राज्य बनने से उत्तराखंड के जनमानस का भला नहीं हुआ, नेताओं का भला हुआ, ठेकेदारों का भला हुआ। उसमें मैं भी शामिल हूँ नेताओं में। अगर उत्तराखंड राज्य नहीं होता तो शायद मैं मुश्किल से ब्लॉक प्रमुख बनता, लेकिन मैं आज तीसरी बार का विधायक हूँ। तो ये मुझे किस लिए मिला? हमारी जो माँ बहनों ने, हमारे जो साथियों ने, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, या जिन लोगों ने सड़कों में उतर कर अपना सारा कुछ निछावर किया और इस उत्तराखंड राज्य के लिए लड़े, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, ना कि उनकी भावनाओं को कुछ मिल रहा है। केवल जो लोग ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं हो सकते थे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। मैं भी शामिल हूं। मैं 2012 में जो है कैबिनेट का स्तर, जो है मंत्री पद का दर्जा भी मुझे मिल चुका है, और मैं तीसरी बार का विधायक भी हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम सबको, जितने भी हम लोग राजनीति में हैं, हम लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग करने की जब लड़ाई चल रही थी, जब लोगों ने प्राणों की आहुति दी, माँ बहनों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, लाठी डंडे लोगों ने खाए, जेलों में जो लोग रहे, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने इस उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं की थी कि नेताओं और ठेकेदारों का विकास हो। उन्होंने परिकल्पना किया था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बने, पहाड़ के लोगों को उचित जो है शिक्षा मिले, उचित जो है स्वास्थ्य लाभ जो है सेवाएँ मिले, और पहाड़ का विकास हो। ये उनकी सोच थी, और उस पर अभी तक हम कहीं से कहीं खड़े नहीं उतरे हैं। तो निश्चित तौर पे जो भी इस राज्य का मुख्यमंत्री हुए या जो बनेगा, उसने ये सोचना चाहिए कि ये उत्तराखंड राज्य केवल हमारे लिए जो है सुख और चैन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि पहाड़ के लोगों की पीड़ा को, और जो कहते हैं ना पहाड़ की पानी रोककर पहाड़ की जवानी लौटाएंगे, उस पर काम करना चाहिए। जी, आप लगातार तीसरी बार के विधायक हैं, इससे आगे क्या प्लान चल रहा है? कुछ और तैयारी है? किस तरह की तैयारी है? देखिए, ये भी तीसरी बार का विधायक भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो इसके लिए माननीय राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने 2010 में नेता बनो नेता चुनो जो नारा दिया था, तो उसके तहत मुझ जैसा एक साधारण परिवार का व्यक्ति, जिसका कहीं से कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, अगर मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि या मेरा कुछ देखते हैं तो मेरे जितने रिश्ते नाते हैं सब फौज में, देश की सेवाओं में रहे। मुझे मौका मिला और मैं विधायक बना। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो जनता से जो वादे किए मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। मेरा मकसद केवल ये है कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी रहेगा, तो मैं जिस महान जनता ने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया है, वह उनकी सेवा के लिए, उनके लिए अगर मैं अपने खून का एक कतरा भी बहा दूं, अपनी प्राणों की आहुति भी दे दूं, तो वो भी कम होगा। क्योंकि ये सम्मान 3-3 बार का विधायक बनने का सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है। चुनाव हर कोई लड़ते हैं, पैसा हर कोई खर्च करता है, लेकिन जनता प्यार और आशीर्वाद उसी को देता है जो जनता के लिए लड़ता है और जनता के लिए काम करता है। तो मेरा आखिरी सपना यही है कि मैं जिस दिन आँख बंद करूँ
तो मैं अपनी जनता के लिए सेवा करते हुए मेरी आंख बंद हो तो मैं सोचूंगा कि ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुनी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मन में है, कोई तैयारी, किसी तरह की कोई सीट? बिल्कुल, मैंने भी एक मन में, मेरी भी एक विचारधारा है, मेरी भी धारणा है कि राज्य में जो है विधानसभा में मैं कई बार अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने प्रदेश की समस्याओं को बुलंद तरीके से रख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो एक बार भारत के संसद में भी मैं इस उत्तराखंड की आवाज़ बन के यहाँ के युवाओं की जो है पीड़ा को, यहाँ की मातृशक्ति की जो पीड़ा है उसको वहाँ पर रखूँ और इस उत्तराखंड के लिए अगर कुछ कर सकूँ तो ये मेरा एक सपना है। लेकिन अब ये टिकट देना नहीं देना तो ये तो पार्टी का काम है, जो पार्टी की तरफ से आदेश होगा उस पर काम करेंगे। लगता है बड़े नेताओं के बीच आपको जगह मिल पाएगी किसी भी एक लोकसभा सीट पे? जब तक राहुल जी हैं तो कोई बड़ा नेता नहीं है, उनकी कृपा रही। मेरे यहाँ तो 18 साल ब्लॉक प्रमुख रहे थे, चेयरमैन लोग रहे थे, धनवान थे, कई लोग जो है प्रतिभाशाली थे, कई सालों से संगठन पर काम कर रहे थे। मुझे तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया, नेता बनो और नेता चुनो। तो उसके बदौलत एक मामूली सी विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, देश का प्रथम यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हूँ जिसको टिकट मिला, और उसी के बदौलत मैं तीसरी बार का जो है विधायक हूँ। आपने कभी भी मेरा देखा होगा, मैं संगठन के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ लड़ता हूँ, लेकिन कभी भी माननीय राहुल जी के खिलाफत मैंने कहीं भी नहीं लिखा होगा। मैंने कभी अगर अपना रिजाइन भी अगर कहीं संगठन को दिया होगा तो उसमें साफ लिखा होगा कि मैं एक सैनिक पुत्र हूँ। जिस तरह मेरे बाप ने देश की सेवा के लिए 1971 में अपने दोनों पांव तोड़वाए थे, उसी तरह मैं भी एक जो है राहुल जी के सैनिक के रूप में जहाँ पर भी रहूँगा उनके सम्मान के साथ। और उनके जो उन्होंने मुझे जब टिकट दिया था 2012 में, उन्होंने एक चीज़ कहा था, हम 7 दावेदार थे, 7 कैंडिडेट थे जिनको टिकट मिला था यूथ कांग्रेस से। उन्होंने कहा हम आपको टिकट दे रहे हैं, लेकिन आप जीतने के बाद अगर अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं करते हैं तो 100% आपका टिकट काटा जाएगा। तो मैं उसी बात पर आगे बढ़ता हूँ। ये थे धारचूला विधायक हरीश धामी जी जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया। अच्छे कार्यों के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है, तो वहीं सीधे तौर पर अपने संगठन या अपनी ही सरकार को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं कि किस तरह से काम नहीं किए गए। लेकिन वर्तमान खुशी इस बात की है इनको कि काम चल रहे हैं, क्षेत्र की जनता के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी अगर मौका मिला, विधायकी से आगे बढ़कर भी अगर इनको मौका दिया जाता है तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आम जनता की आवाज़ बनकर आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।